अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला तलाल चौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिंदुल्ला साहब। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह जो आप शफ़क़त फरमाते हैं। और छोटा सा टाइम था तो आपसे जो रिक्वेस्ट की और आपने वो कबूल की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो साहब ये फरमाइए, पीटीआई जो है वो इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है उस पर शिकायत क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। देखिए, अगर थोड़ा सा ज़रा पीछे जाएं तो गिलगित की असेंबली जो है वो पिछले साल से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। और इलेक्शन की मुद्दत इसलिए आगे बढ़ाई गई थी क्योंकि वो ये सर्दियों में वहाँ बहुत शदीद मौसम होता है और लोग उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उसके अब आप देखें ना, कई माह गुजर गए हैं, उसमें किसी को याद नहीं आया कि उसने गिलगित जाना है, उसने वहाँ इलेक्शन लड़ना है, वहाँ कोई तैयारी करनी है। आखिरी 7 दिन में कोई कहता है मुझे फ़्लाइट से रोक दिया गया, कोई कहता है मुझे वहाँ जाकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से इंतज़ामिया रोक रही है। पिछले कई माह से गिलगित में इंतखाबी एक्टिविटी अरूज पे है। आधी दर्जन से ज़ायद पार्टियां डायरेक्टली उसमें हिस्सा ले रही हैं और उसमें किसी की शिकायत नहीं है। दर्जनों, जी सर, आप फरमा रहे थे कि मतलब वहाँ पर किसी को याद नहीं आया और अभी। देखिए, रोज़ाना दर्जनों जलसे रैलियां हो रही हैं, किसी को शिकायत नहीं है। एक तरीकाकार है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया कि आप किसी भी एक्टिविटी से पहले एनओसी लेंगे और ताकि सिक्योरिटी दी जाके। आपको पता है वहाँ पर बहुत ही लसानी बुनियादों पर, वहाँ पर आपके फ़िक़ही बुनियादों पर बहुत सारे ऐसे हंगामे हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोग जान से गए हैं। दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ कई एक्टिविटीज़ इससे पहले हो चुकी हैं। तो इस हवाले से, सिक्योरिटी देने के हवाले से, एक उन्होंने एनओसी की वो एक परमिशन चाहिए। जी। अगर आप इतना भी मुनासिब नहीं समझते या जानबूझ के करते हैं ताकि हेडलाइन बन सके, ताकि आपको देखे, मेरे पाकिस्तानियों को अब पता चला है कि पीटीआई भी शायद कोई हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान ये में। 7 दिन से पहले नहीं पता था। राइट। 7 दिन से पहले बाकी जमातों की खबरें आ रही थी, किसी के रहनुमा जा रहे हैं, किसी का जलसा हो रहा है, किसी का उम्मीदवार वहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर रहा है। इनका नहीं, किसी एक खबर नहीं आप देखेंगे। अचानक आपको पिछले 7 दिनों में असल मसला है कि नैरेटिव बनाया जाए, आने वाला रिजल्ट इन्हें नज़र आ रहा है कि उस रिजल्ट को देखते हुए पहले से नैरेटिव बना लें जिसके ये बड़े माहिर हैं कि बड़ा जुल्म जबर हुआ है और हमें रोका गया है, नहीं तो हमने पता नहीं क्या पहाड़ गिरा देना था, क्या सुनामी ले आना था। और ये वो लोग हैं जो अभी अभी केपी में नहीं थी, जहाँ टीचर, मास्टर, पुलिस इनकी ड्यूटी सब दे इन्हीं रही के थी। अंडर थे। तो बात यह है कि ये एक सोची समझी बात है कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए उसके लिए आगाज़ किया गया है। अच्छा, ये जो रोड रोकने का मामला हुआ, असद कैसर साहब वो इस्लामाबाद में रुक गए और कहा गया जी कि मुझे रोकने के लिए ये पूरा किया गया और उस पर आपकी पार्टी के ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी शिकवा किया। वो क्या उस दिन हैपन हुई थी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में थी और यानी मुझे भी इंटीरियर मिनिस्टर ने, मैं नॉर्मली अपने वीकेंड में अपने हलके में होता हूँ, उन्होंने कहा कि आप जाएं सिक्योरिटी के मामलात के लिए, कि वहाँ मौजूद होना चाहिए। वहाँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की वजह से हम हाई अलर्ट पे थे। 7-8 हज़ार आदमी हमने पंजाब से लिया हुआ है, पुलिस वाला, जो कि यहाँ ड्यूटी इस्लामाबाद में कर रहा था। और इसी तरह ही 7 से 8 हज़ार आदमी की ड्यूटी पिंडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई गई थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन हम कर रहे थे। बहुत सारी हमने इसी तरह की जो मासिव किस्म की चेकिंग की है, चेक पोस्ट बना के आर्जी तौर पे। मुझे ये बताइए कि एक बंदा जहाज़ पे जा रहा है, उसको एयरपोर्ट जाके रोकना आसान है या इस तरह ट्रैफिक ब्लॉक करनी उसके लिए ज़रूरी? और उसके लिए साद रफीक साहब भी उसी रश की वजह से जी। वो फ़्लाइट ना पकड़ सके। मेरा ख्याल हर चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए और आपको। वो शायद नेक्स्ट डे गए भी नहीं है फिर। नहीं, वो देखिए, जाना मकसद ही नहीं ना जी, ये तो हेडलाइन हेडलाइन बनाना। बना, वो कुदरती तौर पे उनकी फ़्लाइट मिस होगी। अब मसला ये, अब मुझे ये बताइए कि दहशतगर्दी जो है, अगर किसी क्रिकेट मैच पे एक छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो तो पाकिस्तान का इमेज कहाँ जाएगा? और बड़ी मुश्किल। इससे पहले हो चुका है। जी, तो बिल्कुल भी इस पूरे इवेंट में
आई मीन बिला वजह ही हमें घसीट रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल सिक्योरिटी का issue। लेकिन आपने कहा ना जी कि वो एक जो एक न्यूज़ बनानी होती, नून लीग की कैसी तैयारी है वहाँ पर? देखिए, इस वक्त तक जो इंडिपेंडेंट वहाँ ज़राए हैं, जो लोग वहाँ की सियासत को समझते हैं, जो ऑन ग्राउंड जिनको फीडबैक मिलती है, वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी इस इलेक्शन में। इस इलेक्शंस में ये शायद कोई बहुत यानी इन सीटों में कोई 2/3 तो ना ले सके, लेकिन 3-4 पार्टीज़ हैं जो इस वक्त रन में हैं। ठीक। जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MWM भी है, वहाँ एक और पार्टी है वो भी है, इसी तरह इंडिपेंडेंट भी कई जगह, IPP के कुछ उम्मीदवार ज़बरदस्त रन में हैं। और वो क्योंकि शख्सियात का भी जी, अब समझते हैं कि बहुत सही। सारी जगह वोट होता है, तो लेकिन इन सारे माहौल में PMLN जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, यही उम्मीद है। और इंशाल्लाह ताला कायदे मोहतरम का आज एक चक्कर लगा है जी, और देख लें, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, जी, किसी को ये नहीं कहा कि ये किसी की कमी कुताइयाँ निकाल के तो वोट मांगे हों, वहाँ कोई नफ़रत फैलाई हो, वहाँ कोई ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी की हो। बड़े एक बड़े के तौर पे जिस तरह बड़े बात करते हैं कि आपकी ये ज़रूरतें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैंने इसको पूरी करूँ। मैंने पहले भी सबसे ज़्यादा हिस्सा मैंने डाला है और ये माजी बुरा है। देखिए, वहाँ पर हमें वोट मिलने का एक वजह यह है कि लोग समझते हैं कि PMLN की वफाकी हुकूमत के होते हुए पिछली दफ़ा जो डेवलपमेंट उधर हुई है, अगर एक चांस PMLN को और मिल गया तो हमारे वो मसाइल लोड शेडिंग से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ख़ास तौर पे आपकी एजुकेशन, हेल्थ के जो मेजर इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे। और इस बात नवाज शरीफ तो नाम ही काम का है, यानी अगर लोड शेडिंग है, अगर कोई पाकिस्तान में ख़त्म कर सकता है तो वो नवाज शरीफ या उसकी टीम है। इसका तो गवाह है ज़माना और इसकी गवाह है पिछले माजी। तो वहाँ लोड शेडिंग का इशू है, वहाँ सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारा काम होने वाला है। इवन अभी शहबाज साहब ने वहाँ पर एक दिल का हॉस्पिटल का भी बनाने का आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ कह आए हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा। वो क्या आए हैं तो अल्लाह ने हो जाएगा। एक बड़ी मज़े की उन्होंने बात की कि जो गिलगित का एयरपोर्ट है वहाँ पर अभी 3 फ़्लाइटें हैं। मियाँ साहब से बात करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इसको बड़ा करें और यहाँ पे 3 की बजाय 30 फ़्लाइट्स हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो आपके करीबी लोग छुट्टियों में आते हैं और शहर स्टक होते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं हो जाएगा कि आप सारी ट्रैफिक उधर स्टक कर दें? 30 फ़्लाइटें हैं वीक की। देखिए, PMLN की इस हुकूमत में और PDM की हुकूमत में स्कर्दू और गिलगित में जो फ़्लाइट्स थीं, इस वक्त उससे तकरीबन 3 गुना फ़्लाइट्स हो गई हैं। इसमें प्राइवेट एयरलाइंस, इसमें PIA की फ़्लाइट्स बड़ी हैं, इसमें इंटरनेशनली भी जी, जर्मनी से फ़्लाइट्स हैं। जी इंटरनेशनली भी फ़्लाइट्स। तो मज़ीद इसका बेहतर किया जा रहा है। स्कर्दू का एयरपोर्ट इस काबिल है कि बड़े जहाज़ उतर सके। गिलगित में ये ज़रूरत है कि एयरपोर्ट बनाया जा सके। देखिए, आप पाकिस्तान में से ये अगर कभी भी बात हो कि एयरपोर्ट की, पोर्ट की, सड़क की, मोटरवे की, तो हुकूमतें तो बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन ये वाले काम जो हैं ये आप गिलगित खुद जाएंगे तो लोगों से पूछें, जी, लोग खुद निशानदेही करेंगे कि ये सड़क या वो डैम, वो एयरपोर्ट ये नवाज शरीफ का बना हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी बात ठीक है। बहुत टूरिस्ट जो है वो वहाँ जाना चाहता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। और हमें उसे ये हुकूमत चाह रही है कि ये फ़्लाइट्स इसी तरह इंटरनेशनल और नेशनल वहाँ बढ़े, ताकि सियाह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ा तो देखिए, वक्त से पहले तो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो सियासी हमेशा से एक विजन और तर्ज सियासत रहा है, तो आपको याद होगा 2013 में 2 तिहाई अक्सरियत थी वफाक में। KP की हुकूमत
हमने कहा था आपकी सीटें ज़्यादा है, बना लें। बना लें, ठीक। बलूचिस्तान में हमारे एमपीएस ज़्यादा थे, दूसरों के कम थे, लेकिन छोटी पार्टियों को वजारत आला दे के साथ लगाया है, वहाँ इलाकाई पार्टियों को साथ लेकर चले हैं, उनको एक कौमी धारे में शामिल किया। तो नवाज शरीफ तो ये जो छोटी पार्टियाँ हैं, ये हमेशा हुकूमत बेशक दो तिहाई अक्सरियत भी हो तो वो चाहते हैं कि ये लोग आए मिल के काम करते। तो मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि सिंपल मेजॉरिटी पीएमएलएन ही ले लेगी, लेकिन उसके बावजूद बाकी पार्टियों से जो हम ख्याल होंगी हुकूमत पीएमएलएन बनाना चाहेगी। बिल्कुल ठीक है। आखिर में 2 सवाल हैं। ये बताएं कि अलीमा खान साहब और सुहेल अफरीदी साहब फिर आपके मेहमान बने हुए आज, तो एक मुलाकात करा दो, भैन भरा दी, की फ़र्क पैंदा है? देखिए, एक चीज़ तो जहन से निकाल दें, ये जो इनसे आज तक नहीं निकल रही कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा जी। हर असूल कानून ज़ाब्ता जो है वो है। यानी अब मसला ये है, धरने, लॉन्ग मार्च, सुनामी, इस्तीफ़े, असेंबलियाँ तोड़ दी, क्या 9 मई 26 नवंबर कोई ऐसा काम जो कर सकते थे वो करके देख लिया। आईएमएफ को ख़त लिख लिया, इंटरनेशनल लॉबिंग कर ली, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पैसे ना भेजना। अब रह गया है सियासत, घूम फिर के रह गई है इसी। 1 मिनट ब्रेक ले लें ज़रा। हाँ जी जी। पॉज। जी डॉक्टर साहब, अजान शुरू हो गई थी, आप फरमा रहे थे कि डिक्टेट नहीं किया जा सकता। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया सारे इवेंट्स इन्होंने करके देख लिए, अब इनके पास एक रह गया हमदर्दी कार्ड। बेटों को आने नहीं देते, भी बेटों का अपने नई कॉपी अप्लाई नहीं करते। मैंने कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कहा है, भाई आप उसका कहानी है क्या वैसे? उस वीज़े अप्लाई कर दें, उनका नई कॉप अप्लाई कर दें, वो कैसे आएंगे? जी। वो यानी आप ये देखें कि वो बच्चे 2.5 साल से अपने बाप को मिलने नहीं आ सके। ठीक। अगर वो इस वक्त चले जाए एम्बेसी में इंग्लैंड, तो वहाँ पे आप बताएंगे कि इनको रेड बिछाएं? मैंने कब, मैं तो खुद ऑफर करता रहा हूँ कि मुझे भेज दें, अच्छा। हम हाजिर हैं, हम अब क्यों ना देंगे। लेकिन बात ये कि हमदर्दी बढ़ानी है, उसको उसके अंदर जान को ख़तरा है, उसको कैद तन्हाई में रखा है, उसके लिए इसी तरह की अब कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हो रही। अब ये सारे का सारा अडयाला जेल के एक हर मंगल को आप समझ लें एक छोटा सा थिएटर लगता है। अब ये पार्टी सुनामी से आ गई है टिकटॉक पे, हर कोई टिकटॉक बनाता है, टिकटॉक के पीछे वहाँ पर एक गमगीन सा गाना लगाता है, वो जाके अपने हलके में चलाता है कि बहुत मैंने जिद्दोजहद कर ली, और उसके बाद ये अपने काम पे वापस चले जाते हैं। ये इस टिकटॉक में वो गमगीन गाने लगाने के लिए ये पूरे का पूरा माहौल एक इवेंट क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद लेकिन मुझे ये बताएं, एक इनका मकसद और है कि इनकी परफॉर्मेंस पे कोई ना जाए, कोई ना पूछे कि 15 साल में केपी को आपने क्या दिया। यार कम से कम वो तो बता दें। चले आप कहते हैं कि जी वफाक में आपको बड़ा पहली दफ़ा मौका मिला था, एक ही दफ़ा हुकूमत थी, पंजाब में आप 3 साढ़े 3 साल, पौने 4 साल चलें जी, वो बुज़दार को नया था जी, भाई वहाँ तो आप तीसरी दफ़ा और कोई चौथा पांचवा वज़ीर आला आपका इस वक्त काम कर रहा है। कोई चीज़ बता दे, परफॉर्मेंस पे नज़र ना हो। और हर अलीमा जो हैं वो हर सूरत चाहती हैं कि कोई इंसिडेंट हो, अच्छा जी। कोई बड़ा हादसा हो, और उस हादसे के बाद ये पार्टी उनके हैंड ओवर करना चाहती हैं? वो 200%। देखिए ना, उसके शवायद तो अब कई जगह आ चुके हैं कि किस तरह उन्होंने पहले भी चेयरमैन बनने की कोशिश की, किस तरह उन्होंने डिक्टेट करती हैं, किस तरह अपने भाई को मिसगाइड करके लोगों को आगे पीछे करवाती हैं। और तो बाकी इस वक्त देखिए इंटरनेशनल नेशनली इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकली ये बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, और इनकी इमरान जो है वो मज़ीद मुश्किलात में फंसते तो नज़र आते हैं, निकलता हुआ अभी कोई चांस नहीं है लगता। नहीं नज़र आता। मोहसिन नकवी साहब के साथ काम करने का कैसा तजर्बा सर? बहुत अच्छा है। मेरा पहली दफ़ा मुझे मौका मिला है। बहुत ही वाइब्रेंट हैं। अच्छा बड़ी जी। तेज़ी से फ़ैसले करते हैं, जो कमिट करें उसे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। फिर ऊपर आपको पता है वज़ीर आज़म जो हैं वो भी चाहते हैं
कि हर काम जो है वो घंटों में होना चाहिए, यानी और इसी तरह ही इंटीरियर मिनिस्टर भी डिलीवर भी करते हैं, स्पीड भी है, क्वालिटी भी। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स के हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैं पहले भी रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए इतने बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स जो हैं वो हर इसके अदारे में ना हो रहे हों। और किसी वक्त आपको मौका मिले तो मैं आपको डिटेल्स ये आईसीटी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट से लेकर हमारी इमिग्रेशन, एंटी नारकोटिक्स, इसी तरह बॉर्डर सिक्योरिटी, फिर ये तमाम बहुत सारे और सिक्योरिटी के अदारे जो कि इंटीरियर के अंडर आते हैं, उनके हर अदारे में कोस्ट गार्ड से लेके गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स तक एक एक जगह उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट किया जा सके। और बाकी मुझे काम का स्पेस बहुत है। ये बड़ी अहम चीज़ है ना कि दो और बड़ी एक इज़्ज़त देते हैं, वो स्पेस काम को मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर वफाकी हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्ट्री की लोग एग्जांपल्स देते हैं कि भी टीम वर्क किस तरह का होना चाहिए। जी, टीम वर्क भी और आप लोगों के वैसे। अच्छा, छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के साथ एज आप मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो दुनिया में एक हाइप क्रिएट है और भाग दौड़ हो रही है कि अमेरिका के दरमियान में जो पुल किरदार अदा किया जा रहा है ईरान में, कैसे देखते हैं शहबाज साहब को कि वो जो काम करते हैं कितनी देर काम करते हैं? सुना है वो सोते बड़े कम हैं, और आप लोगों के लिए कितना टफ है उनके साथ? देखिए जी, रात कोई 12-1-2 बजे भी मैसेज करें ना तो सुबह तहज्जुद वक्त उसका जवाब आ जाता है। अच्छा जी। और अमेरिका के साथ टॉक्स चल रही हों या OIC हो रही हो या दुनिया में कोई और बड़ी एक्टिविटी चल रही हो, लेकिन इस्लामाबाद में अगर चीनी दौर पे बढ़ जाए ना तो सुबह 6:30 बजे टेलीफोन आ जाता है। आपको या इस्लामाबाद के लोगों को खुद उतनी सब्जियां और दालों के रेट याद नहीं होंगे जितने मुझे होंगे। यानी अगर 1 रुपया भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उस पर भी नज़र है। फिर कोई ऐसी आप देख लें अमन व अमान के हवाले से, कोई दहशतगर्दी के हवाले से कोई इवेंट हो तो फौरी तौर पे उस पे हमें पूछना, उस पे फीडबैक लेना, उस पर क्या हो रहा है उस पर ख़ुद भी कई दफ़ा पहुंचते हैं बहुत सारे इवेंट्स पे। तो आप ये देख लें कि नींद पूरी नहीं होती उनके होते हुए। उनके साथ वो दूसरों की भी नींद पूरी होने देते हैं। ना या आप वजीर रह सकते हैं या आप नींद पूरी करनी है तो फिर वजीर नहीं रह सकते। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के हवाले से बताइए, क्योंकि आपका हल्का पंजाब में, आपने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है अगला भी, इस वक्त भी, तो पंजाब में क्या सिचुएशन है अवाम को लेकर, तरक्याती कामों को लेकर, इसको कैसे देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा, ज़ाहिर है आप बड़ा उनके साथ एक आपने बड़ा वक्त गुजारा है अपोजिशन के दौर में, तो वो जो गोल थे आप लोग सोचते थे पूरे हुए हैं सर? देखिए, मेरी नज़र में तो मैं उनकी टीम का हिस्सा बड़ी देर मैंने साथ काम किया है। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। अच्छा जी। कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने जो काम किए हैं, ये तो हम जो सोचा करते थे, जो प्लान होते थे, उससे आगे है बात। अब देखिए ना, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, बहुत बड़े नाम। जी जी। आप अगर तारीख देखें तो आपको 10 से 12 लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़े नाम हैं, जिसमें हालिया तारीख में शहबाज साहब शामिल हैं। उन सब के होते हुए पंजाब में आके ये बताना, लोगों को महसूस करवाना पहले 2 साल में ही कि नहीं भाई ये इधर लेवल कोई हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिए चंद चीज़ों में तो मरियम बीबी ने आके यानी महसूस, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट, वो इंक्रोचमेंट के हवाले से हो, वो CCD बनाकर हो, किसी कोई ऐसी बहन बेटी नहीं है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती हो तो शाम होने से पहले वो बंदा जो है वो मकाम इबरत ना बन जाए। फिर उसके बाद सुथरा पंजाब, ये कहना आसान है। आप यूरोप रहते हैं, यूरोप के गांव या तरक्की याफ्ता ममालिक के गांव में भी सॉलिड वेस्ट का सिस्टम नहीं होता। अटक से रहीम यार ख़ान में 13 से 14 करोड़ आबादी है, वसाइल नहीं है, लेकिन इसी तरह ही उसके बाद आप ग्रीन बसेस हैं, इसके बाद
वो प्रॉम्प्ट एक्शन, अगर आपको वो लगता है जैसे हर चीज़ वो देख रही हैं, फिर वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते उनके लिए तो इतना कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ कि मरीम साहबा ने अपना आप मनवा लिया है। यानी लोग कई दफ़ा 2-2 4-4 टेनोर भी इतना काम नहीं कर सके जितना उन्होंने 2 सालों में किया है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जब भी कोई आएगा तो मरीम नवाज़ का जो बेंचमार्क है ना, अब इसे कम्पीट करना मुश्किल है। ना मुश्किल। चलो सर प्रोग्राम ਗਿਆ ਮੁੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਧੜਾ ਧੜ। ਤਲਾਲ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰੋਂ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ। ਕਾਇਦ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਤੇ MNA ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ MNA ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੁਮਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਲਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਬਰਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਲਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ
ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਈ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਚੋਈ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ MNA ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। क्या बात। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਬਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਈਏ ਜੀ। तो सब ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਵਾਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।